नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी या फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म को स्टडी करने वाले हैं, जो कि है सोशलिज्म। इवन ये जो टर्म है सोशलिज्म, ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में ही नहीं तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काम आएगी, या फिर और भी कई सारे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस में भी आपको काम आएगी। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के हमें वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करना है। तो हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सोशलिज्म से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स लीडिंग टू सोशलिज्म, यानी सोशलिज्म के तरफ जो फैक्टर्स लेके गया, आखिर ये सोशलिज्म आया क्यों, ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशलिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चलते, पॉलिटिक्स के चलते ये सोशलिज्म है कैसा। उसके अलावा इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह का होता है सोशलिज्म में, तो सोशलिज्म एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, या फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। उसके बाद बहुत टाइप के सोशलिज्म है, जितने भी टाइप के सोशलिज्म है जो आपको एक जगह शायद ही कहीं मिलेंगे, वो पूरे टाइप ऑफ सोशलिज्म में आपके साथ डिस्कस करने वाला इस वीडियो में। तो हर तरह के सोशलिज्म आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। उसके साथ साथ चैलेंजेस फेस्ड बाय सोशलिज्म कहिए या फिर क्रिटिकल एनालिसिस कहिए, जो भी चीज़ें हैं ये पूरी हम आखिरी में इस वीडियो के एंड में स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, एंड तक बने रहिए, ताकि आपका सोशलिज्म नाम का टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें बस ये जानना है कि आखिर सोशलिज्म है क्या। सोशलिज्म एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, सोशलिज्म पॉलिटिकल चीज़ों से कैसा जुड़ा है ये भी देखना है आज की वीडियो में, और आपको इकोनॉमिकली कैसा जुड़ा है ये भी आपको देखना है। तो हम यही कहेंगे कि पॉलिटिकल भी है ये, और एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है। ये एक आइडियोलॉजी की एक विचारधारा है, जिसमें ये कहा जाता है, इसका फोकस एक ही जगह पे होगा कि पब्लिक या कलेक्टिव ओनरशिप, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी मशीन्स है, जो भी गुड्स बनाए जाएंगे, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे, जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाएगी, जिस चीज़ों से प्रोड्यूस की जाएगी अपने पूरे देश में या पूरे उस जगह पे, उसमें एक किसी व्यक्ति की ओनरशिप नहीं होगी, यानी प्राइवेट ओनरशिप का यहाँ पे सवाल नहीं उठता है। यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक ओनरशिप रहेगी हर चीज़ में, या फिर लोगों की मिल के ओनरशिप रहेगी, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिव ओनरशिप। तो यहाँ प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल नहीं दिखेगी, या पब्लिक या कलेक्टिव ओनरशिप दिखेगी। ऐसी एक आइडियोलॉजी को सोशलिज्म कहते हैं। यानी यहाँ पे ओनर कौन रहेंगे, तो लोग रहेंगे, या फिर कलेक्टिवली जो लोग जुड़े उस ऑर्गेनाइजेशन से या फिर उस जगह से, इंडस्ट्री से, वो सब लोग इसके ओनर रहेंगे। तो यहाँ कलेक्टिव ओनरशिप की बात होती है सोशलिज्म में। आप जैसे कि जानते होंगे सोशलिज्म इज अपोजिट टू द आइडियोलॉजी नोन एज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म से बिल्कुल अपोजिट है ये आइडियोलॉजी। कैपिटलिज्म में प्राइवेट वाली चीज़ें होती है, प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, और सोशलिज्म में ज़्यादातर पब्लिक वाली बातें की जाती है। तो ये दो आइडियोलॉजीज है जो एक दूसरे के काफ़ी अपोजिट है। तो चलिए इंट्रोडक्शन के बाद का अगला टॉपिक हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ फैक्टर लीडिंग टू सोशलिज्म। तो फैक्टर्स लीडिंग टू सोशलिज्म में हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या होगा। फैक्टर्स लीडिंग टू सोशलिज्म, यानी आखिर ये सोशलिज्म आया क्यों, ये सोशलिज्म नाम की आइडियोलॉजी बनी कैसे। तो सबसे पहला जो फैक्टर वो है प्री इंडस्ट्रियल इरा। आपको ये बता दूं कि अर्ली सोशलिस्ट जो थे, जैसे कि थॉमस मोर की बात करें या रॉबर्ट ओवेन की बात करें, उन्होंने ये बोला कि हमें इगैलिटेरियन सोसाइटी की ज़रूरत है। अब ये इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी होती क्या है। इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे इक्वालिटी होती है, जहाँ पे इक्वल राइट्स की या इक्वालिटी की बात की जाती है। इन्होंने ये कहा कि हमें एक इक्वालिटेरियन सोसाइटी बनाना है, हम एक तरह से इस तरह की सोसाइटी चाहते हैं। तो इस तरह की बातें तो ये प्री इंडस्ट्रियल ईरा में ही कर चुके थे। प्री इंडस्ट्रियल ईरा यानी वो ईरा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने का था, उस ईरा के पहले ही ये लोग इस तरह की बात कर चुके थे। अब हर चीज़ की जड़ जो निकली वो ये हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जब इंडस्ट्री बनी, तो इंडस्ट्री बनने के बाद होता क्या है, दो तरह के लोग इंडस्ट्री में होते हैं। एक होता है ओनर इंडस्ट्री का, और एक होता है वर्कर। तो वर्कर्स और ओनर जो भी रहेंगे, उसमें क्या होगा कि ओनर हमेशा वर्कर को एक्सप्लॉइट करता था। जब ये इंडस्ट्री प्राइवेट हाथों में होती थी, जब भी इंडस्ट्री किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में होगी, तो ये प्राइवेट व्यक्ति क्या करेगा, वर्कर से बहुत जैसा मनमानी चाहे वैसा काम करा के लेगा, उसको जैसा लगता है वैसा ट्रीट करेगा वर्कर्स को। तो वो प्राइवेटाइजेशन के कारण यहाँ पे कहना था कि यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन जो होता है ये काफ़ी बढ़ते जा रहा है, यानी ओनर जो होगा वो हमेशा एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। अगर पब्लिक ओनरशिप या फिर कलेक्टिव ओनरशिप रहे तो ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। इस तरह के विचारधाराएं आने लगी जब इंडस्ट्री बनने लगी।
तो 18th और 19th सेंचुरी में अगर देखा गया तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स करके, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे, इन्होंने क्रिटिसाइज किया आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट ओनरशिप, दैट इज नथिंग बट द कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म जैसे आइडिया को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि वर्कर का हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनका शोषण होता था। इस कारण इन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ये सब जो चीज़ें हो रही है इसे हम ठुकराते हैं, इसके जगह हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के जगह हम कहते हैं कि एक क्लासलेस सोसाइटी बनाई जाए, यानी जिसके ओनर सभी लोग होंगे, ऐसी कोई क्लास नहीं होगी, ओनर क्लास या वर्कर क्लास। तो दे एडवोकेटेड फॉर एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर हम एबॉलिश कर दे तो इस तरह के कुछ सवाल ही नहीं उठते हैं। और इन्होंने बोला कि एक सोसाइटी बनाई जाए जो क्लासलेस होगी, जिसमें ऐसी अलग अलग क्लास नहीं होगी, जैसे हम कह रहे हैं कि वर्किंग क्लास या वर्कर क्लास या फिर ओनर्स, ऐसा नहीं होगा। और इन्होंने जो ये आइडिया बताया, इस आइडिया को कम्युनिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने कम्युनिज्म लाया क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हुए थे। अब धीरे धीरे 20th सेंचुरी आने लगा। 18th और 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने ये बात तो कही थी, बट धीरे धीरे जब 20th सेंचुरी आने लगा तो अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ क्या, जो लेबर्स थे, अब लेबर्स के साथ तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इस कारण लेबर ने अपने यूनियंस बनाने शुरू किए, जिस यूनियंस के चलते, यानी यूनियन यानी एक तरह से ग्रुप होता है और उनका एक लीडर होगा जो उनके राइट्स के लिए लड़ेगा, उनके जो भी राइट्स उनको मिलने चाहिए या फिर उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है उसके खिलाफ लड़ेगा। तो ऐसे यूनियन बनाए गए और लेबर यूनियन आने के बाद काफ़ी सारी सोशलिस्ट पार्टी भी बनने लगी जो इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करने लगी कि भाई लेबर के राइट हो, ये सब चीज़ों को। तो काफ़ी सारी सोशलिस्ट पार्टीज बनी, लेबर यूनियंस बनाए गए अक्रॉस ऑल यूरोप, ये सब देखने मिला। रशियन रिवॉल्यूशन भी आया 1917 में, जिस कारण पहला सोशलिस्ट स्टेट भी बनाया गया। हमने रशियन रिवॉल्यूशन पे भी वीडियो देखा है, अगर या फिर लेक्चर अटेंड किया ऑलरेडी, मैं लेक्चर बना चुका हूँ। अगर आपने रशियन रिवॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं। आगे होता क्या है कि सोवियत यूनियन भी बनाया गया, एक तरह से यूनियन ही बनाया गया, सोशलिस्ट स्टेट का सीधा यूनियन बनाया गया और ये पहला मॉडल बना एक आइडियोलॉजी के लिए, सोशलिज्म के लिए। तो ये जो देश था या फिर ये जो यूनियन था, इसके थ्रू सोशलिज्म पूरी तरह से स्प्रेड कर दिया गया। अब ये हुआ अर्ली 20th सेंचुरी में। आगे बढ़ने के बाद हुआ क्या, मिड 20th सेंचुरी जब आया तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ, आपको पता है कि 1945 के करीब या फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ। उसके बाद ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप की, इन्होंने आइडेंटिफाई किया सोशलिज्म। उन्होंने ये कहा कि ये जितने भी सोशलिज्म वाले देश हैं ये कहीं ना कहीं सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करते हैं, यानी ये एक कल्याणकारी राज्य ही बनाना चाहते हैं, ये वेलफेयर के लिए ही हमेशा काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई। यानी डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि इनका ये कहना था कि सोशलिज्म सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करता है, सोशलिज्म जैसे जो भी कंसेप्ट है उसमें एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो इस कारण सोशलिज्म को काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा। और जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज़ थी, यानी देखोगे तो जो कंट्री को फ्रीडम मिला था या कॉलोनियलिज्म के बाद जो कंट्रीज़ उभर के आई थी, वहाँ पे सोशलिस्ट आइडिया बहुत बड़ी एक रोल प्ले करने लगी, क्योंकि डीकॉलोनाइजेशन जब हुआ तो कहीं ना कहीं, यानी जब भी उनको आज़ादी मिली या इंडिपेंडेंस मिला, उसमें बहुत बड़ा हाथ सोशलिज्म का रहा है। यूथ ज़्यादातर सोशलिज्म के तरफ थे। देखा गया तो ये जो कॉलोनियल लोग थे या फिर जो लोग रूल करते थे दूसरे देशों पे, वो लोग वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। इस कारण एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए सोशलिज्म का सपोर्ट लेना पड़ रहा था, या फिर इक्वालिटी की तरफ जाने के लिए आपको सोशलिज्म का सपोर्ट लेना पड़ रहा था। इसलिए सोशलिस्ट आइडिया काफ़ी बढ़ती गई। और अगर देखा गया तो इस कारण बहुत सारे देशों के फ्रीडम स्ट्रगल्स जो है ये भी यहाँ पे इंस्पायर हुए। तो ये हम कहेंगे कि ये सब चीज़ें हुई मिड 20th सेंचुरी तक। अब आगे हम धीरे धीरे जब बढ़े तो लेट 20th सेंचुरी में क्या हुआ, तो सोशलिज्म जो होता है वो डिक्लाइन होने लगा। अब 20th सेंचुरी, लेट 20th सेंचुरी में हुआ क्या कि सोवियत यूनियन जो था इसका डिसोल्यूशन हो गया। सोवियत यूनियन कहीं ना कहीं गिरने लगा, सोवियत यूनियन फेल होने लगा। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो लोगों को ये लगने लगा कि भाई ये सोशलिज्म की आइडिया डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेके जा रही है। जो देश आज भी सुपर पावर बचा है जैसे कि यूएसए, ये तो कैपिटलिस्ट है। यूएसएसआर जो था ये सोशलिज्म की तरफ था। तो हम यही कहेंगे कि लोगों के तरफ से ये आइडिया उतनी पॉपुलर नहीं हुई और उसके बाद इसका डिक्लाइन होने लगा। बट आज भी वर्ल्ड में काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स में आपको सोशलिज्म देखने मिलता है, और इसीलिए है क्योंकि उन देशों में इनइक्वालिटी है, उन देशों में पावर्टी है, और हमेशा इनइक्वालिटी और पावर्टी को हटाने की
बात सोशलिज्म में की जाती है, इसलिए काफ़ी सारे देश आज भी इसे अपनाना चाहते हैं। सो इस तरह से हम कहेंगे कि ये सोशलिज्म बढ़ता गया और एक तरह से नीचे भी आया, बट फिर भी आज भी ये काफ़ी सारे देशों में आपको कंटिन्यू होते हुए दिखता है। सो दीज आर द रीजंस कि सोशलिज्म किस तरह से आगे बढ़ा। तो चलिए, हमें ये पता चल गया कि आखिर ये सोशलिज्म आया क्यों, क्या क्या उसके पीछे के कारण थे, क्या क्या फैक्टर्स थे जिस कारण सोशलिज्म आया। अब हम देखते हैं ये एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है क्या और एज अ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में इसका क्या क्या कहा जाता है, मीनिंग क्या है। सोशलिज्म जो होता है एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इट इन्फ्लुएंसेस वेलफेयर पॉलिसी। सोशलिज्म में हमेशा कल्याणकारी या फिर लोगों के कल्याण के लिए ही बात की जाती थी। और आपको ये बताऊँ कि वेलफेयर पॉलिसीज़ पे फोकस्ड रहते हैं, जैसे लोगों को एजुकेशन देना चाहिए, लोगों को इक्वल राइट्स देना चाहिए, लेबर्स को इक्वल राइट देना चाहिए। तो इक्वालिटी हो या फिर हम कहेंगे एजुकेशन वाली पॉलिसी हो या फिर हम कहेंगे पॉवर्टी को हटाने की बातें हो, जो भी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी वेलफेयर की चीज़ें हैं, इन सब पे फोकस्ड रहता है। हेल्थ की बातें कर लो, तो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करना है हमें लोगों को, ये बातें सोशलिज्म में की जाती है एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लेबर राइट्स की बातें हर बार की जाती है और सोशल जस्टिस की बात की जाती है, चाहे वो हम कहेंगे जेंडर इक्वालिटी हो, मेल फीमेल के बीच में हो, रिच और पुअर के बीच में हो, जो भी सोशल जस्टिस अलग अलग क्लासेस के बीच में, अलग अलग कास्ट के बीच में हो, ये सब चीज़ों पे इक्वलिटी पे फोकस्ड रहना, ये सबसे मेन एम होता है कि सबको न्याय मिले, एक सोशल जस्टिस मिले। तो एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सोशलिज्म फोकस्ड रहता हमेशा वेलफेयर पॉलिसी पे, लेबर के राइट्स पे और सोशल जस्टिस पे। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पता चलती है। अब हम देखते हैं सोशलिज्म एज एन इकोनॉमिक सिस्टम। ये सबसे मेन टॉपिक हम कह सकते हैं, क्योंकि सोशलिज्म में सबसे ज़्यादा बातें इकोनॉमिक सिस्टम की जाती हैं। अगर हम देखें सोशलिज्म में तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो सोशलिज्म जो होता है वहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट ओनरशिप या फिर इंडिविजुअल ओनरशिप की बात नहीं की जाएगी। यहाँ पे कहा जाएगा कलेक्टिव ओनरशिप, सभी लोगों को ओनरशिप यहाँ पे मिलेगी। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो भी चीज़ों से प्रोडक्शन हो रहा है उन सब पे, जैसे कोई इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री से आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा इस पे ओनरशिप एक व्यक्ति की नहीं होगी, इस पे ओनरशिप होगी कलेक्टिव, जितने भी लोग इससे जुड़े हैं उन सब की। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस एंड वेल्थ, यानी यहाँ से जितने भी रिसोर्सेस मिलेंगे, जितने भी आप पैसे कमाएंगे, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगर 4 लोग हैं तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको अकेले को मिलेंगे, ए नाम के पर्सन को, और फिर वो जितना चाहे उतने 4 लोगों को बांटेगा। नॉट लाइक दैट। अगर 4 लोग जुड़े हैं तो चारों को इक्वल मिलेगा। दैट इज सोशलिज्म। अब ज़्यादातर हम कहते हैं कि पब्लिक ओनरशिप है, लोग ओन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सरकार, गवर्नमेंट ओन करते और मैनेज करते हैं इन रिसोर्सेज को। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कहीं कहीं पे, किसी किसी सोशलिज्म वाले देश में रोल तो रहता है, बट बहुत लिमिटेड रोल रखा जाता है ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो। गवर्नमेंट मेनली कंट्रोल करते हैं किसी भी चीज़ को। गवर्नमेंट विल गाइड पॉलिटिकल इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, और उनके अकॉर्डिंग ही प्राइवेट इंडिविजुअल्स काम करेंगे सोशलिज्म में। तो सोशलिज्म में ये बहुत कम चांसेस है कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन होगा। उसके बाद आगे आते हैं तो जो सोशलिज्म के प्रोपोनेंट हैं वो लोग ये कहते हैं कि अगर आप सोशलिज्म को फॉलो करो तो आप गरीबी को दूर कर सकते हो, आप इकोनॉमिक इक्वालिटी ला सकते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि इनइक्वालिटी इन इनकम होती है, किसी को 1000 रुपये मिल रहे हैं साल के, कोई कमा रहा तो कोई साल के 1000 करोड़ कमा रहा है। इतनी बड़ी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, ये सब दूर होगी और सबको इकोनॉमिक इक्वालिटी मिलेगी। इक्वालिटी मिलने के कारण सब लोगों को अर्न करने का मौका मिलेगा थ्रू दिस सोशलिज्म। हाउएवर जो अपोनेंट्स है वो ये कहते हैं कि इस कारण इंसेंटिव नहीं बचता है, यानी देखिए जितना भी आप कमा रहे हो सब बांटने में जा रहा है, वेलफेयर में जा रहा है, तो कुछ इंसेंटिव नहीं बच रहा है, कुछ पैसा बचता ही नहीं है मार्केट प्लेयर्स को कि वो और इन्वेस्ट कर सके या नई चीज़ें ला सके, नए नए इनोवेशंस कर सके। तो यहाँ पे नए नए इनोवेशंस होने के लिए चांस नहीं मिलता है, नए इन्वेस्टमेंट के लिए चांस नहीं मिलता है, क्योंकि पैसा ही नहीं बचता है। हर पैसा कहीं ना कहीं गरीबी हटाने में या वेलफेयर में लगा दिया जाता है। तो हम यही कहेंगे कि एफिशिएंसी नहीं होगी और इकोनॉमी की ग्रोथ भी नहीं होती है, क्योंकि पैसा ही नहीं है लगाने के लिए इकोनॉमी पे। अब सोशलिज्म जो होता है एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, वो हम कहेंगे दो सिस्टम में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है मार्केट सोशलिज्म और एक होता है प्लांट सोशलिज्म। आपको ये बता दूं कि ये जो मार्केट सोशलिज्म या प्लांट सोशलिज्म है, ये एक तरह से इकोनॉमिक सिस्टम के रिलेटेड सोशलिज्म के टाइप्स है। अदरवाइज हम जो आगे टाइप्स पढ़ने वाले ये बहुत सारे और वो बहुत अलग है। अगर मार्केट सोशलिज्म की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ओनरशिप होती है रिसोर्सेज पे, ये याद रखिएगा। मार्केट सोशलिज्म
ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। मार्केट सोशलिज्म में क्या होगा, पब्लिक भी होगा और प्राइवेट भी होगा, यानी गवर्नमेंट भी होगा और प्राइवेट सेक्टर दोनों ओनर होंगे। बट गवर्नमेंट जो होती है वो रूल्स बनाएगी, वो रेगुलेशंस बनाएगी कि कितने प्राइस में कौन सी चीज़ बेची जाएगी, और पॉलिसीज़ भी इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट बनाएगी। और गवर्नमेंट ये भी कंट्रोल करेगी कि भाई आपको कौन से प्रोडक्शन करने चाहिए, कितने अमाउंट में करने चाहिए, उनके प्राइजेस क्या रहने चाहिए और क्या पॉलिसीज़ रहनी चाहिए, ये सब गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी और उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। इसे कहा जाता है मार्केट सोशलिज्म। उसके बाद जो अगला टाइप देखने मिलता है वो है प्लांट सोशलिज्म। प्लांट सोशलिज्म की बात करें तो गवर्नमेंट का बहुत ही टाइट कंट्रोल होता है इकोनॉमी पे। वो ये कहती है कि भाई देखो कि आपको कौन से रिसोर्सेस कहाँ किसको मिलने चाहिए, यानी अगर ABCD नाम के 4 इंडिविजुअल्स है तो इसमें किसको कौन से रिसोर्सेस मिलेंगे, दैट गवर्नमेंट विल डिसाइड। गवर्नमेंट विल एलोकेट द रिसोर्सेस, कौन से चीज़ों का यूज़ होगा कौन सा नहीं, हर चीज़ गवर्नमेंट बताएगी। और गवर्नमेंट गोल सेट करके देगी एक सेंट्रल प्लान के थ्रू, जैसे 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं उस तरह से प्लानिंग गवर्नमेंट करेगी कि इन 5 सालों में हम क्या प्रोड्यूस करेंगे। हर चीज़ के जो भी प्लान है वो गवर्नमेंट करेगी और प्राइवेट वाले जो प्लेयर्स है वो सिर्फ उसको फॉलो करेंगे। मार्केट फोर्सेस का इस पर नेग्लिजिबल कंट्रोल होता है, वो यहाँ पे बता नहीं सकते कि उन्हें क्या करना है, गवर्नमेंट बताएगी उन्हें क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई स्टील इंडस्ट्री है तो गवर्नमेंट मुझे बताएगी कि आपको कितना स्टील इस वक्त प्रोड्यूस करना है, आपको स्टील से क्या बनाना है क्या नहीं, उसके प्राइजेस क्या होगा, हर चीज़ प्लान की जाती है। तो ये जो होता है ये प्लांट सोशलिज्म होता है जिसमें प्लानिंग गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पे ओनर भी जो है उसको भी गवर्नमेंट को ही फॉलो करना पड़ेगा। इन दोनों में फ़र्क ये है मेनली कि यहाँ गवर्नमेंट का ज़्यादा टाइट कंट्रोल होता है। प्लांट सोशलिज्म में यहाँ पे प्लानिंग की जाती है, यहाँ पे प्लानिंग जैसी चीज़ें नहीं होगी, गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करेगी। गवर्नमेंट विल ओनली रेगुलेट द प्राइजेस और पॉलिसीज़, और उसमें भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि गवर्नमेंट ये बताए कि क्या कितना प्रोड्यूस करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ भी गवर्नमेंट बताती है कि आपको क्या कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, बट बहुत कम मायने में बताएगी या बहुत प्लानिंग के साथ नहीं बताएगी। यहाँ पे हर चीज़ प्लान करके ही बताई जाएगी। ऐसे दो यहाँ पे मार्केट और प्लांट सोशलिज्म आपको देखने मिलते हैं। अब हमने यहाँ पे सोशलिज्म एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी देख लिया, सोशलिज्म एज एन इकोनॉमिक सिस्टम भी देख लिया। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। अगर हम सोशलिज्म के टाइप्स देखें तो ढेर सारे टाइप्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जितने भी टाइप्स मुझे मिले हैं उतने पूरे टाइप्स मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कराए हैं। तो कहीं कहीं पे आपको कुछ मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेंगे, बट यहाँ आपको हर टाइप मिल जाएगा। सबसे पहला जो सोशलिज्म का टाइप है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को एग्जिस्ट करते हैं, यानी यहाँ पे ओनरशिप तो सोशल होगी, सोशल यानी पूरे सोसाइटी की, या फिर एक हम कहेंगे कि कलेक्टिव ओनरशिप होगी, पब्लिक ओनरशिप होगी, बट यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल चलेगा। यानी हम यही कहेंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी जो मैनेज कर रही है हर चीज़ को, यानी कोई ऑटोक्रेसी नहीं होगी, कोई तानाशाह आप पे रूल नहीं करेगा, जो भी सरकार है वो इलेक्टेड होगी। इसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है। बाकी हर चीज़ वैसी रहेगी जैसे सोशलिज्म में रहती है। दूसरा जो टाइप आपको देखने मिलता है वो है रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म। रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म जो होता है, यानी आपको ये बताता हूँ कि रिवॉल्यूशन के बाद आया हुआ सोशलिज्म होता है। जैसे आपके देश में पहले कैपिटलिज्म था, कैपिटलिज्म को हटाया आपने रिवॉल्यूशनरी मेथड से, या रिवॉल्यूशन लाया आपने, क्रांति लाई, और आपने वो जगह पे आपने सोशलिज्म ला लिया। अब सोशलिज्म लाने के बाद जो वर्कर्स होते हैं वो ओनर बन गए एक तरह से, क्योंकि कलेक्टिव ओनरशिप हो गई, और सेंट्रली प्लानिंग प्रोडक्शन मीन्स भी यहाँ पे दिखने लगे। यानी वही है कि प्लानिंग जो होते हैं वो भी सेंट्रल प्लानिंग होने लगी, यानी जो भी सरकार है वो अब हर चीज़ की प्लानिंग करने लगी, ना कि कोई एक प्राइवेट प्लेयर। तो इसे कहा जाता है क्रांति लाने के बाद आया हुआ सोशलिज्म, यानी रिवॉल्यूशनरी सोशलिज्म। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट देखने मिलता है वो है लिबर्टेरियन सोशलिज्म। अब लिबर्टेरियन सोशलिज्म जो होता है, यहाँ ये कहा जाता है कि लोगों को आपको लिबर्टी देनी चाहिए। अब नाम से ही पता चल रहा है लिबर्टी यानी फ्रीडम देना चाहिए, यानी लोगों का जो रैशनल है या फिर ऑटोनॉमस सिस्टम है। ऑटोनॉमस सिस्टम यानी वही रहेगा, एक तो लोगों को फ्रीडम रहेगा, जो वो चाहे वो कर सकते हैं। रैशनल यानी वही है कि रैशनली हर चीज़ को सोचा जाएगा, साइंटिफिकली देखा जाएगा, और सेल्फ डिटरमाइनिंग नेचर का होता है। यानी यहाँ पे यही है कि आपको एक ही है कि आपको कैपिटलिज्म से फ्री होना है, और लोग नेचुरली जानते हैं उनको क्या करना है, और नेचुरली वो सोशलिस्ट सोसाइटी में प्रमोट करेंगे इक्वालिटी को, क्योंकि वो कैपिटलिज्म से फ्री हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ लिबर्टी दी जाएगी लोगों को, और उनको एक तरह से इक्वल भी ट्रीट किया जाएगा। इसे कहा जाता है लिबर्टेरियन सोशलिज्म, जहाँ लिबर्टी को ज़्यादा, यानी फ्रीडम, लोगों के फ्रीडम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है।
नेक्स्ट जो सोशलिज्म आता है वो है मार्केट सोशलिज्म। मार्केट सोशलिज्म जो होता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, यानी जितनी भी ये फैक्ट्री इंडस्ट्री है इसके ओनर जो है वो वर्कर्स भी रहेंगे, और उसके साथ साथ दे डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी कौन से गुड्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कौन से बनने चाहिए, और जो बचा हुआ प्रोडक्शन है यानी सरप्लस, यानी जितनी चीज़ें आपने प्रोड्यूस की वो अगर बच गई, सरप्लस में आ गया, तो उसको बेच दिया जाएगा फ्री मार्केट में, या फिर उसको सोसाइटी में बांट दिया जाएगा। बांटने के बाद सबको इक्वल मिल जाएगा सोसाइटी में, या फिर बेच दिया तो जितने भी वर्कर्स है वो इक्वली इसको जो भी पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये एक तरह से मार्केट सोशलिज्म होता है। नेक्स्ट जो सोशलिज्म आपको देखने मिलता है वो है ग्रीन सोशलिज्म। ग्रीन यानी आप देखेंगे ग्रीन नाम आ गया यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज या एनवायरनमेंट है उनको कंजर्व किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हर चीज़ पे ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप होगी, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस पे पब्लिक ट्रांजिट हो गए। उसके अलावा आपको ये भी बता दूँ कि जो फूड है वो हर एक को मिले, हर एक को बेसिक रिसोर्सेज मिले, इसके लिए काम किया जाएगा। बट ग्रीन सोशलिज्म में सबसे मेन होता है कि हर चीज़ जो भी आप कर रहे हैं उसमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाएगा, यानी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आप काम करेंगे। अगला जो सोशलिज्म आता है वो है क्रिश्चियन सोशलिज्म। क्रिश्चियन सोशलिज्म में ये होता है कि जो क्रिश्चियन टीचिंग्स हैं, जिसमें बताया गया कि हम सब ने ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए, हम सब ने बंधुता के साथ रहना चाहिए, इस तरह की टीचिंग्स को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ये सबसे बड़ी वैल्यूज़ होगी सोशलिज्म की, ऐसा कहा जाता है ना। क्रिश्चियनिटी में जो टीचिंग्स दी हैं उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे की जाती है, उसको क्रिश्चियन सोशलिज्म कहा जाता है। अगला जो सोशलिज्म आपको देखने मिलता है वो है यूटोपियन सोशलिज्म। यहाँ पे यही होता है कि आपको एक तरह से यूटोपियन सोसाइटी, यानी हम कहेंगे कि आपको इक्वालिटी जो है उसे अचीव करना है, बट पीसफुली, रिवॉल्यूशनरी वायलेंस से, इन मेथड से नहीं। आपको एक्सपेरिमेंटल सोसाइटीज़ बनानी है, ठीक है। तो हम कहेंगे ऐसी एक सोसाइटी रहेगी कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पे बनाई गई, बट यानी जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपका मेन यही एम होगा कि आपको इक्वालिटी वहाँ पे लानी है, और लड़के झगड़ के नहीं, पीसफुली लानी है। उसको यूटोपियन सोशलिज्म कहा जाता है। अगला जो सोशलिज्म है वो है फेबियन सोशलिज्म। अब आपको ये बता दूं कि लेट 20th सेंचुरी में ब्रिटिश फेबियन सोसाइटी आई। ये जो वेरिएंट था ये कहता है कि ग्रेजुअल ट्रांजिशन करना है टू सोशलिज्म, यानी ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म है और उसको आपने अचानक से ओवरथ्रो कर दिया रिवोल्यूशनरी मेथड से, वायलेंस हो इसको हटा दिया, और हटाने के बाद आप डायरेक्टली लेके आ रहे हैं सोशलिज्म। ऐसा नहीं करना है, आपको सोशलिज्म तक जाना है, बट धीरे धीरे जाना है, ग्रेजुअली जाना है, पीसफुल मेथड से जाना है, लीगल तरीके से जाना है, लॉ तोड़ के नहीं जाना है, इलेक्ट्रल मीन्स से जाना है, यानी हम कहेंगे कि इलेक्शंस के थ्रू अपनी सरकारें चुन के जाना है। इसको कहा जाता है फेबियन सोशलिज्म। उसके बाद जो अगला सोशलिज्म हमें देखने मिलता है वो है इको सोशलिज्म। इको सोशलिज्म में यही है कि इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल जस्टिस की बात की जाती है, यानी यहाँ भी जिस तरह से वो ग्रीन सोशलिज्म था वैसे ये इको सोशलिज्म है। यहाँ भी इकोलॉजी, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट की बात की जाएगी, और अलॉन्ग विथ सोशल इक्वालिटी यहाँ पे एनवायरमेंट की बात की जाएगी। यही सब चीज़ें यहाँ पे रहेगी, उसको इको सोशलिज्म कहेंगे। अगला जो आता है वो है मार्क्सिज्म। ये सबसे फेमस स्कूल ऑफ थॉट है सोशलिज्म में। मार्क्सिज्म में कहा जाता है क्लास स्ट्रगल का इंपॉर्टेंस बताया गया है, यानी क्लास यहाँ पे दो बताए गए, वर्कर्स क्लास और ओनर। ओनर्स जो होते हैं वो हमेशा वर्कर को एक्सप्लॉइट करेंगे, और ये वर्कर्स के यहाँ पे क्लास स्ट्रगल चलता रहेगा। तो यहाँ पे वही है कि वर्किंग क्लास का यहाँ पे हम कहेंगे रोल बताया कि ये किस तरह से सोसाइटी को, एक तरह से सोसाइटी के कितने काम किए और इनके साथ कितना बुरा हो रहा है, ये सब चीज़ें मार्क्सिज्म में की जाएगी। मार्क्सिज्म में हमेशा यहाँ पे वर्किंग क्लास पे फोकस्ड रहेंगे मार्क्सिज्म, और ओनरशिप वाली जो चीज़ें, प्राइवेट ओनरशिप वाली, इसको हमेशा वो ठुकराते रहेंगे, इसको हमेशा वो रिजेक्ट करते रहेंगे। ये मार्क्सिज्म की आइडिया है। उसके बाद आता है एनार्किज्म। एनार्किज्म की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पे फोकस्ड रहते हैं, यानी हर इंडिविजुअल को अपना फ्रीडम देना चाहिए, हर इंडिविजुअल को अपनी लिबर्टी, राइट देना चाहिए, उसको फ्री विल होना चाहिए, और आउटराइटली रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ स्टेट कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल जो चाहता है वो उसे करने देंगे। इसको एनार्किज्म कहते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है ये हमेशा मिसिंग होता है। उसके बाद जो अगला आता है ये है सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म में होता है
डायरेक्ट एक्शन। यहाँ पे ये फोकस रहते हैं डायरेक्ट एक्शन पे। लेबर यूनियन बनाएंगे और कैपिटलिस्ट पावर यानी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे और एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएंगे। तो यहाँ डायरेक्ट एक्शन लेंगे लेबर यूनियंस इनके खिलाफ और इनको ओवरथ्रो करके अपना सोशलिस्ट सोसाइटी बनाएंगे, उसको सिंडिकलिज्म कहा जाएगा। सो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ सोशलिज्म भी कंप्लीट हुए। अब हम देखते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय सोशलिज्म। तो सोशलिज्म ऐसा नहीं कि चैलेंजेस से फ्री है, ऐसा नहीं है कि उनको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो बहुत परफेक्ट है, ऐसी भी बात नहीं है। क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो उसमें भी काफ़ी कमियाँ हमें देखने मिलती है। तो सबसे पहली कमी है कैपिटल फ्लाइट। एग्रेसिव सोशलिस्ट पॉलिसी जो होती है उस कारण इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम बनता ही नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जितना भी पैसा बचा है वो हमेशा बांटने की बात अगर की जा रही है या फिर हम कहेंगे कि इक्वली वेलफेयर पे लगाने की बात की जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए जो बिजनेस होंगे वो कहीं ना कहीं मूव कर जाएंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ और सोशलिज्म से वो कैपिटलिज्म वाले देश में चले जाएंगे या उस जगह पे चले जाएंगे। इस कारण ये देशों का डेवलपमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि पैसे लगाने वाले लोग यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेवलपमेंट जल्दी नहीं हो पाएगा। ये सबसे पहली इसकी कमी देखने मिलती है। दूसरी जो हमें कमी देखने मिलती है वो है मार्केट फोर्सेस। स्टेट क्या कर रहा है, एक्सेसिव कंट्रोल दिखा रहा है, यानी वो हमेशा बता रहा है कि आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन स्टेट एंड मार्केट फोर्सेस। स्टेट बोलेगा ऐसा करो वैसा करो, मार्केट फोर्सेस में है फॉर एग्जांपल ई नाम का कोई प्रोडक्ट है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है तो इसके रेट भी हाई होने चाहिए, बट स्टेट बोल रहा है इसके रेट लो रखो। तो जो व्यक्ति ये बना रहा है वो अच्छे से कमा नहीं पा रहा है तो इसका वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बन पा रहा है कि जो चीज़ों की डिमांड है वो ज़्यादा बनाओ या फिर कम बनाओ, ये पता नहीं चल पाता है क्योंकि स्टेट हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, मार्केट फोर्सेस को कंट्रोल नहीं करने दे रहा है। मार्केट फोर्सेस में क्या होता है, अगर डिमांड ज़्यादा रही तो प्राइस भी हाई कर देते हैं, डिमांड कम रही तो प्राइस भी लो कर देते हैं। यहाँ पे हर चीज़ स्टेट ही कंट्रोल करता है। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी कमी है कि लोग कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हैं कुछ भी चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए। अगला है करप्शन। अब होता क्या है, प्राइवेट ओनरशिप है नहीं। प्राइवेट ओनरशिप होती तो ABCD नाम के 4 प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ खेल रहे होते और चारों के बीच में कंपटीशन चल रही होती। यहाँ पे ओनरशिप जो होती है वो पब्लिक ओनरशिप है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है। पब्लिक ओनरशिप होने के कारण कॉम्पिटिटर कोई है नहीं। जब कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहता है तो इनोवेशन भी नहीं रहेगा। ये यहाँ पे चारों के बीच में अगर कंपटीशन थी तो ये चारों सोच रहे थे मैं इससे बेहतर दूँ, इससे बेहतर दूँ, इससे बेहतर दूँ, इसमें लोगों को बेहतर सर्विस या बेहतर प्रोडक्शन मिल रहे थे। बट पब्लिक में ओनरशिप ही, पब्लिक में जब वहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस ही नहीं है तो वहाँ पे किस तरह से हम कहेंगे कि नई आइडियाज़ आएगी या नए डेवलपमेंट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कमी होती है सोशलिज्म में। अगला जो हमें देखने मिलता है वो है लॉस ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी। अब यहाँ पे होता क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको बिल्कुल फ्रीडम नहीं होता है टू परचेस वॉट एवर गुड्स दे डिज़ायर, क्योंकि देखो गवर्नमेंट बता रही है क्या बनाना चाहिए क्या नहीं। मार्केट फोर्सेस अगर डिसाइड करते यानी डिमांड पे डिसाइड होगा कि किन चीज़ों के प्रोडक्शन होने वाले हैं तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन रहते। अब हर चीज़ तो मार्केट में बन नहीं रही है तो कंज्यूमर के पास सॉवरेनिटी नहीं है, कंज्यूमर के पास ऑप्शंस भी नहीं है कि वो जो चाहे वो खरीद सके, क्योंकि वो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं होते एज अ कंज्यूमर। अगला है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करें तो सोशलिज्म में ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। आपने देखा कितने टाइप के सोशलिज्म है, जब इनमें ही इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं तो ये एक गोल को अचीव कैसे करेंगे, ये भी एक इसकी कमी है। और आखिरी कमी ये है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्सेस, जैसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन में पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, ये अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादातर प्रमोट नहीं की जाएगी। एक मल्टीपोलर इंटरनेशनल ऑर्डर या नियो लिबरल कैपिटलिज्म ये जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव दिख रहा है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में वहाँ से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं लोग कैपिटलिज्म के थ्रू, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्सेस यहाँ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। तो कनेक्टिविटी भी उतनी नहीं रहेगी या फिर डेवलपमेंट भी आपके ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से आपको सोशलिज्म में काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने मिल सकते हैं। अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है क्रिटिकली एनालाइज या क्रिटिकली एग्जामिन तो आप ये सब पॉइंट्स वहाँ पे बिल्कुल डाल सकते हैं। सो इस तरह से हमारा एक आइडियोलॉजी पे आज का वीडियो रहा वर्ल्ड हिस्ट्री से, जो कि आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म की। सोशलिज्म में हमने पूरे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप और भी अपडेट्स चाहते हैं तो फेसबुक पर मेरे पेजेस श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन को भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया द पीस लवर ये मेरा इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप मुझे मेल भेजना चाहें तो shreyasbade@gmail.com पे आप मुझे मेल भी भेज सकते हैं। अगर आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज चाहते हैं तो श्रेयस IAS एकेडमी, जो मेरे एकेडमी का इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप उसे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के नोट्स चाहते हैं और अपडेट्स चाहते हैं और भी नॉलेजेबल चीज़ें चाहते हैं तो आप श्रेयस बड़े नाम का मेरा टेलीग्राम पे का चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।